इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षता रावत के साथ रुक करेंगे अब खबरों का, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देवरिया में विकास की रफ्तार को मिली नई उड़ान, 655 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। सीएम योगी बोले, मोदी के विजन में बदल रहा है भारत। देहरादून में नकली दवाओं का इंटरस्टेट नेटवर्क का बड़ा खुलासा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हो रही थी सप्लाई। एसटीएफ ने 2 आरोपियों को दबोचा, कार्रवाई जारी। अल्मोड़ा जिला अस्पताल ने रचा नया इतिहास, पहाड़ में पहली बार दूरबीन विधि से सफल ऑपरेशन, मरीजों को अब नहीं लगानी पड़ेगी शहरों की दौड़। रुड़की में मेधावियों के सम्मान की भव्य तैयारी, उड़ान सफलता का सम्मान कार्यक्रम में शहर के टॉपर्स होंगे सम्मानित। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट करेंगे शिरकत। ऋषिकेश के होटल में बड़ा हादसा, 5वीं मंजिल से गिरी लिफ्ट, फरीदाबाद के 5 पर्यटक घायल, होटल प्रबंधन की लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया पहुंचे, जहां उन्होंने 655.45 करोड़ की 19 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद आज जिस नए भारत को हम दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व है। उनका वो विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। प्रधानमंत्री मोदी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हमने हमेशा इस बात को प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी ही तेजी के साथ आमजन को मिलेगा। 10 वर्ष पहले कोई सोचता भी नहीं था कि 4 लेन की सड़कें बन पाएगी। हम सब इस बात को जानते हैं कि 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा। आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता भी नहीं था कि 4 लेन की सड़कें हो पाएंगी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, क्योंकि देवरिया तो पहले जब मैं गोरखपुर से सांसद था, लगभग हर महीने मुझे देवरिया आने का अवसर प्राप्त होता था। लगभग हर महीने, क्योंकि यहां पर तत्कालीन सरकार के उत्पीड़न, तत्कालीन सरकार की अराजकता, समाजवादी पार्टी सरकार के द्वारा तुष्टीकरण की नीति पर चल करके जो उस समय व्यवस्था पैदा की गई थी, उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी हिंदू वानी, कभी व्यापारिक संगठनों के नेतृत्व में उन कार्यक्रमों का हिस्सा बनने के लिए आना पड़ता था। और तब मैं देखता था कि गोरखपुर से देवरिया की सड़क 2 लेन बमुश्किल थी और उसमें भी कहीं कहां पर वो सिंगल लेन ही थी।
हमें चोरी चोरा में वहां पर जाम में फंसना होता था क्योंकि वहां रेलवे क्रॉसिंग था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, गोरखपुर से देवरिया की दूरी अब 4 लेन के कारण और कम हो गई है और आप आसानी से इस दूरी को तय कर सकते हैं। देहरादून में एसटीएफ ने ऑनलाइन नकली दवाओं के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर नकली दवाओं के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें कई राज्यों में फैले नेटवर्क का पता चला है। मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जांच लगातार जारी है। एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नकली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया था। जांच के दौरान पता चला कि विभिन्न राज्यों से कुरियर के माध्यम से बड़ी मात्रा में दवाओं की सप्लाई की जा रही थी। एसटीएफ ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कंपनियों से भी संपर्क किया जहां ये दवाई बेची जा रही थी और पूरे मामले की गहन जांच शुरू की गई। एसटीएफ ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश फिलहाल जारी है। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि नकली दवाओं के कारोबार में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जी के निर्देश थे कि जो नकली दवाओं के जो कारोबार है इस पर अंकुश लगाया जाए और इसके लिए एसटीएफ को स्पेशल टास्क भी दिया गया था। इसके लिए 2 माह पूर्व एक डेडिकेटेड टीम का गठन किया गया और फेक पिल नाम के ऑपरेशन में देखा गया कि विभिन्न प्रांतों से कुरियर के माध्यम से दवाओं को भेजा जा रहा था और खासकर बड़ी बल्क मात्रा में, जिसमें एसटीएफ ने भी डकैती पूर्व में ऐसी दवाओं को मंगाया। साथ ही साथ जो दवाएं बिक रही थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, उन कंपनियों से संपर्क किया गया और उसकी जांच करवाई गई और जांच में पाया गया कि जो ब्रांडेड कंपनियों की दवाएं हैं सभी वो फेल हो गई टेस्ट में। साथ ही साथ इस तरह की एनडीपीएस से रिलेटेड भी दवाएं भी जो है बल्क ऑर्डर में मंगाई गई और सभी चीजों को देखते हुए यहाँ साइबर थाने में एक मुकदमा और नकली दवाओं के विरुद्ध बनाने के मैन्युफैक्चरिंग लिखाया गया। अभी तक जो इनपुट्स मिले हैं इसमें 5 प्रांतों में इस तरह का नेटवर्क पाया गया। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी अभियुक्त ने बताया पूछताछ में कि जो उसके द्वारा कोटद्वार और भगवानपुर में भी ऐसी दवाओं का निर्माण किया गया, जिसमें हमारी टीम आगे की कार्रवाई इसमें विधि सम्मत कर रही है। साथ ही साथ जो भी इसमें नेटवर्क मास्टरमाइंड निकला उत्तर प्रदेश का, उसके द्वारा बताया गया कि विभिन्न प्रांतों में उनके लोग हैं जहां पर वो इस तरह ऑर्डर प्लेस होने के बाद ऐसी नकली दवाएं जो वहां पर लोकली मेड होती हैं उसको अरेंज करके कुरियर के माध्यम से भेजते हैं। अभी इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया, 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ इसमें ऐसे बल्क ऑर्डर में काफी सारे केमिस्ट का पता चला जो देश भर में ऐसी ऑनलाइन दवाओं को मंगाकर शायद बेचने का अपनी दुकानों से प्रयास कर रहे थे। उस संबंध में जो भी इनपुट प्राप्त हो रहा है उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, जो इन दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग है वो भी क्या इन 5 प्रांतों में है? जो कुरियर्स के ऑर्डर हुए हैं वो अभी गया से, वाराणसी से, प्रयागराज से और देहरादून उत्तराखंड से, ज्वालापुर से भी हुए हैं। तो इस तरह के जो अलग अलग जो दवाओं को ऑर्डर करते हैं वो अलग अलग जगहों से ओरिजिनेट होकर कुरियर से पहुंचे हैं, चाहे वो कंपनी पर पहुंचे हों, चाहे वो एसटीएफ द्वारा जो मंगाया गया अपनी इन्वेस्टिगेशन में जांच में मिले हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि ये नेटवर्क इन राज्यों में फैला हुआ है। जिस तरह की दवाएं जहां पर नकली बन रही हैं उस हिसाब से कुरियर वहां से भेज दिया जाता है और इसका जो मास्टरमाइंड होता है वो इस पूरे गैंग को ऑपरेट करता है। अल्मोड़ा जिला चिकित्सालय के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। अब अस्पताल में दूरबीन विधि यानी लेप्रोस्कोपी सर्जरी से पेट संबंधी ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। इससे जिले और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को इलाज के लिए मैदानी शहरों का रुख अब नहीं करना पड़ेगा। जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अमित सुकोटी और उनकी टीम ने दूरबीन विधि से अपेंडिक्स का पहला सफल ऑपरेशन कर नई शुरुआत की है। अल्मोड़ा जिला चिकित्सालय में अब आधुनिक तकनीक से पेट संबंधी ऑपरेशन की सुविधा शुरू हो गई है। अस्पताल में पहली बार दूरबीन विधि यानी लेप्रोस्कोपी सर्जरी के जरिए अपेंडिक्स का सफल ऑपरेशन किया गया। वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर अमित सुकोटी और इनकी टीम द्वारा किए गए सफल ऑपरेशन को जिला चिकित्सालय की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। दूरबीन विधि से किए जाने वाले ऑपरेशन में मरीज को कम दर्द, कम रक्तस्राव और जल्दी स्वस्थ होने का फायदा मिलता है। अब तक इस तरह की सुविधाओं के लिए मरीजों को हल्द्वानी, देहरादून या अन्य बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे लोगों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जिला चिकित्सालय में ही आधुनिक तकनीक से ऑपरेशन की सुविधा शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। लेप्रोस्कोपी विधि द्वारा कल अपेंडिक्स का ऑपरेशन पहली बार हुआ है। इससे पहले गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन तो हो रहे थे। इससे अब एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि दूर दराज पहाड़ के लोगों के लिए दूरबीन विधि ऑपरेशन के लिए बाहर की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा और उनको हॉस्पिटल स्टे भी कम से कम दिन का रहेगा, 2 या 3 दिन का। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित सुकोटी है और मैं यहाँ जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। जैसा कि अभी आपने पूछा था कि आप ये किस तरीके से देखते हैं, लेप्रोस्कोपी एक दूरबीन विधि होती है जिससे हम लोग अनेक प्रकार के ऑपरेशंस करते हैं। पहले से ही यहाँ पे लेप्रोस्कोपी के सर्जरी जो है 1 साल से होने में है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ गॉल ब्लैडर के ऑपरेशंस हुआ करते थे। लेकिन मैं आपके माध्यम से जनता को जो अल्मोड़ा में है
जो काफ़ी दूर दराज इलाके में रहते हैं और यहाँ से उन्हें हल्द्वानी जैसी जगहों में, बड़े जगहों में जाना पड़ता है। मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि सिर्फ पित्त की थैली के ऑपरेशन ही नहीं, यहाँ पे हम हर्निया के ऑपरेशन, अपेंडिक्स के ऑपरेशन, हिस्टेरेक्टमी, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और कल ही हमने एक शुभम पांडे नाम से एक पेशेंट 22 ईयर्स मेल है और एक्यूट पेन में आया था, अपेंडिसाइटिस था उसको, तो उसका हमने सफल ऑपरेशन किया है दूरबीन से और कल ऑपरेशन हुआ है, आज उसकी छुट्टी हो जाएगी। रुड़की में मेधावी छात्र छात्राओं की प्रतिभा को नई उड़ान देने की तैयारी शुरू हो गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव कौशिक की पहल पर उड़ान सफलता का सम्मान कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें शहर के टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट होंगे। देहरादून रोड स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कार्यक्रम संयोजक गौरव कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 मई को सुबह 11 बजे दिल्ली रोड स्थित होटल सेंट्रम में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में रुड़की के करीब 40 प्रमुख विद्यालयों की कक्षा 10वीं और 12वीं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल कर चुके प्रतिष्ठित लोग भी कार्यक्रम में शामिल होकर बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य सिर्फ बच्चों को सम्मानित करना नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसा मंच देना है जहाँ उन्हें प्रेरणा, मार्गदर्शन और आत्मविश्वास मिल सके। ये एक नई पहल है और उड़ान हमने ये सोच के रखा गया है कि जितने भी रुड़की क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं उनका सम्मान हो सके, उनको पंख लग सके, उत्साह के माध्यम से जो उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा वो पंख लग सके और वो नई ऊंचाइयों तक पहुंचे, एक नई उड़ान भरे, इसलिए कार्यक्रम करा गया है। और इसके अंदर हमने जितने भी विद्यालय रुड़की क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं, न्यूनतम 35 विद्यालय, इसके अंदर 35 से 40 विद्यालय हैं। हमने सभी स्कूलों से संपर्क करके, उनके छात्रों के अभिभावक को से संपर्क करके सभी को आमंत्रित किया है और मैं मानता हूं कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय रुड़की क्षेत्र के रहने वाले। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच में राज्यसभा के माननीय सदस्य और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री महेंद्र भट्ट जी हमारे बीच में रहने वाले हैं। नहीं, देखिए, इससे मैं यही मानता हूँ कि अगर इस तरीके के कार्यक्रम समाज में होंगे तो जो बच्चा अगर थोड़ा डिमोटिवेट रहता होगा तो उसको भी एक मोटिवेशन मिलने का काम इस कार्यक्रम से मिलता है। एक उत्साह बच्चों के अंदर रहता है कि इस बार उसका सम्मान हुआ है तो अगली बार मैं भी इतना प्रयास करूं या इतना अच्छी पढ़ाई करूं कि अगली बार मेरा भी सम्मान हो, मेरी खबर भी अखबार में छपे, मेरी फोटो भी अखबार के अंदर आए। ये छोटे छोटे प्रयास ही किसी भी बच्चे के अंदर एक उत्साह बढ़ने का काम कर सकते हैं। सर, इसके अंदर एक जो विशेष चीज रखी है हमने कि करियर काउंसलिंग। आज के समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, उस समय पर मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक होता है कि करियर की, चाहे वो ह्यूमैनिटीज है, कॉमर्स है, साइंस है, मैथ्स है, बायो है, किसी भी आप स्ट्रीम से हैं, तो आपको एक क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि मेरे को किस दिशा में आगे बढ़ना है। ये अमित गोयल जी हैं देहरादून से, वो करियर काउंसलिंग पूरे क्षेत्र के अंदर, नॉर्थ जोन के अंदर विभिन्न स्थानों पर बहुत अच्छे एक करियर काउंसलर हैं। वो इस कार्यक्रम में करियर काउंसलिंग के लिए हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे। भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट ने लोगों का गुस्सा भड़का दिया है। जगजीतपुर डिवीजन के गुरुकुल स्थित बिजली घर पर देर रात बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने बिजली सप्लाई ठप होने पर जमकर हंगामा काटा। नाराज लोगों ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन भी किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। विधायक अनुपमा रावत भी देर रात बिजली घर पहुंची। देखिए ये रिपोर्ट। जगजीतपुर क्षेत्र में बिजली कटौती से परेशान लोगों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया। देर रात बड़ी संख्या में लोग गुरुकुल स्थित बिजली घर पहुंच गए और बिजली सप्लाई ठप होने पर जमकर हंगामा किया। आरोप है कि दिन भर इलाके में बिजली गायब रही, जिससे भीषण गर्मी में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गुस्साए लोग जब बिजली घर पहुंचे तो वहां मौजूद यूपीसीएल कर्मचारी मौके से निकल गए। लोगों ने एसडी और अन्य अधिकारियों को फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन किसी का फोन नहीं उठा। इसके बाद नाराज लोगों ने हाईवे जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। काफी देर चले हंगामे के बाद विधायक अनुपमा रावत भी बिजली घर पहुंची और लोगों को कार्रवाई का भरोसा दिलाया। रुड़की के भगवानपुर से सामने आए सनसनीखेज लाइन मर्डर केस का पुलिस ने महज 48 घंटों में खुलासा कर दिया है। मामूली विवाद ने ऐसा खूनी रूप लिया कि एक युवक को बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया और फिर शव को नदी किनारे फेंक दिया गया। भगवानपुर पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल डंडे, मृतक का मोबाइल फोन और
वारदात में प्रयुक्त कार भी बरामद कर ली है। भगवानपुर थाना क्षेत्र में 17 मई को बहबलपुर से लवा गांव जाने वाले रास्ते पर नदी किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। युवक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे, जिससे मामला हत्या का लग रहा था। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से अहम साक्ष्य जुटाए और शव की पहचान के लिए गृह मंत्रालय के नेट ग्रिड पोर्टल का सहारा लिया। शव की तस्वीर पोर्टल पर अपलोड करने के बाद उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश तक जांच की गई, जिसके बाद मृतक की पहचान सहारनपुर निवासी 23 वर्षीय कलीम के रूप में हुई। जांच के दौरान पुलिस ने करीब 120 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें एक संदिग्ध काली क्रेटा कार दिखाई दी। सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस होटल धरोहर तक पहुंची, जहां इस हत्याकांड की पूरी कहानी सामने आई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मृतक कलीम अपने भाई कामिल के साथ काम की तलाश में भगवानपुर आया था। दोनों रात में खाना खाने होटल धरोहर पहुंचे थे, जहां किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि होटल संचालक और वहां मौजूद युवकों ने दोनों भाइयों के साथ मारपीट शुरू कर दी। कामिल किसी तरह जान बचाकर मौके से भाग निकला, लेकिन कलीम आरोपी के चंगुल में फंस गया। बेरहमी से की गई पिटाई में उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी शव को काली क्रेटा में डालकर लवा गांव के नदी किनारे फेंक आए थे। तारीख को एक घटनाक्रम हुआ था। थाना भगवानपुर के मंडलावर चौकी क्षेत्र में लावा कोई जगह पर थी, वहां पर डेड बॉडी मिली थी पुरुष की। तो अननोन डेड बॉडी थी। पूरा दिन पता करने में कि ये डेड बॉडी किसकी है, और ये तय था जो चोट के निशान थे, जो फॉरेंसिक टीम की फाइंडिंग थी, उसके हिसाब से तय था कि उसका मर्डर किया गया है, क्योंकि चोट के जायजा निशान थे। उसी शाम हमारी टीमें, कई सारी टीमें बनाई गई। इंस्पेक्टर भगवानपुर के नेतृत्व में, एसएसआई के नेतृत्व में, सीओ मंगलोर को लीड कर रहे थे। तो रात को हमें उस इलाके में एक संदिग्ध कार का मूवमेंट दिखा। अभी पूरा 17 तारीख का जो दिन था, उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि बॉडी किसकी है। तो सीसीटीवी देखे गए, उस कार का को ट्रैक किया गया। तो नेक्स्ट डे हमने ये जो व्यक्ति था, इसके हुलिये को अपने नेट के माध्यम से सर्च करवाया। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को ये जरूर बताऊंगा कि एक पोर्टल के माध्यम से उस फोटो की पहचान के हमको 5-6 हुलिये मिले, जिसमें एक व्यक्ति सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी उसकी शो हो रही थी। उस बिहार पर हमने सहारनपुर के देवबंद थाने में अप्रोच करी, तो वहां पर वो व्यक्ति कलीम नाम से पुष्टि हुई कि हाँ ये व्यक्ति कलीम है, जो 2 दिन पहले ही वो गांव आया था और वहां से चला गया। कलीम, उसका भाई कामिल, दोनों किसी काम के बहाने उस लवा क्षेत्र में रात को गए हैं। रात को जाने पर इनका होटल धरोहर है, वहां के संचालक के साथ खाने के रेट को लेकर के या टेस्ट को लेकर के किसी बात में झगड़ा हुआ। तो होटल संचालक और उसके दोस्तों ने इनके साथ मारपीट करी। कामिल, जो मृतक कलीम का भाई है, उसने से उसका कहना था कि साहब इन्होंने हमको मारा, क्योंकि मेरा भाई इनसे इनसे रिएक्ट कर रहा था। तो ये सब लोग उसको मिल करके पीटने लगे और वो मौका देख करके फरार हो। नेक्स्ट डे उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई, जिसकी हम पुष्टि कर चुके हैं। तो 18 तारीख की शाम तक हमें कुछ हुलिये मिले। हमें उस होटल संचालक के बारे में डिटेल से हमने जानकारी प्राप्त की, और कल दिन में हमने कल शाम को हमने इन 5 संचालक सहित 5 अभियुक्तों को पकड़ा है, जिसमें सौरभ, अंकित, विशाल, हर्ष और अनमोल है, जिन्होंने इस बात की पुष्टि करी कि हाँ हमारा इनको किसी चीज को लेकर झगड़ा हुआ और हमने ये हमारे साथ मारपीट कर रहे थे, जैसा उन्होंने बताया। तो इन्होंने भी मारपीट करी और मारपीट के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने, चूंकि इनको मालूम था कि इसके भाई ने हमको देख रखा है, तो उन्होंने उसकी बॉडी को खुर्द-बुर्द करने के लिए लवा के जंगलों में उसको फेंक दिया। तो ये संपूर्ण घटनाक्रम है। इसमें अन्य और किसी की अगर जवाबदेही होती है, इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हम उसमें और कम। ऋषिकेश में एक होटल के भीतर बड़ा हादसा हो गया। वीरभद्र रोड स्थित होटल तुसक में 5वीं मंजिल से लिफ्ट टूटकर नीचे गिर गई, जिसमें सवार फरीदाबाद के 5 पर्यटक घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया है। घायल पर्यटक पेशे से पत्रकार बताए जा रहे हैं, जिन्होंने होटल संचालक पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने फिलहाल मामले की जाँच शुरू कर दी है। ऋषिकेश के वीरभद्र रोड स्थित होटल तुसक में देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई, जब होटल की लिफ्ट अचानक 5वीं मंजिल से टूटकर नीचे गिर गई। हादसे के बाद लिफ्ट में फरीदाबाद से आए
आए 5 पर्यटक सवार थे। सूचना मिलते ही एम्स पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि घायल पर्यटक दर्द से कराहते हुए फर्श पर बैठे थे। घायलों ने बताया कि वो होटल की 5वीं मंजिल पर खाना खाने गए थे और वापस ग्राउंड फ्लोर पर लौटते समय लिफ्ट में सवार हुए। तभी अचानक लिफ्ट टूट गई और सीधे नीचे आ गिरी। हादसे के बाद होटल में हड़कंप मच गया। पर्यटकों ने होटल प्रबंधन पर लिफ्ट की देखरेख में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और जमकर नाराजगी जताई। पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर सभी घायलों को एम्स अस्पताल पहुंचाया। पीड़ितों के मुताबिक हादसे में एक युवक के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं, जबकि अन्य लोगों के हाथ और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। बाबूजी, हम ऋषिकेश हरिद्वार घूमने आए थे। होटल टक्स में हम रुके पड़े थे। हम समय 8 साढ़े 8 बजे हम खाना खाने ऊपर गए 5th फ्लोर पे। 5th फ्लोर पे हमने खाना वाना खा लिया और जैसे हम लिफ्ट में बैठे ना 5th फ्लोर से, हम 6 आदमी थे लिफ्ट में, 5 से 6। जैसे हम लिफ्ट में बैठे 5th फ्लोर से नीचे सीधा ग्राउंड फ्लोर पे धड़ाम गिरी लिफ्ट। बाबूजी, वो हमें पता है, हमने जो मंजर देखा, हमें पता है हमने क्या मंजर देखा। उसमें हमारा भाई मनोज सूर्यवंशी, एक पटवारी रुपेश और क्या नाम है उसका, चेतन के तो दोनों पैर टूट गए। जो उसका क्या नाम है, जोली एक भाई है, वही पत्रकार है, जयप्रकाश, उसके भी पैर में फ्रैक्चर ही है। सारे लोग घायल हैं। 6 के 6 घायल हैं। गंभीर है। 2 बंदे गंभीर हैं, बाकी चोट लगा पड़ा है। चेतन और रूपेश 2 बंदे तो सबसे ज्यादा गंभीर है, जिनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर है। यहाँ पे सर्जरी हो रही है उनकी एम्स में। बहुत, अब बताओ क्या करें। मेरा नाम मनोज सूर्यवंशी है। हम फरीदाबाद से 25 से 30 साथ ही सारे अब घूमने आए थे हरिद्वार नैनीताल की तरफ। ऋषिकेश में हमने एक होटल लिया हुआ था, टस्क हॉस्पिटल होटल है। और अचानक हम जब खाना खा के जब नीचे आ रहे थे तो 5th फ्लोर से सीधा वो नीचे आया। भाई साहब, हम फरीदाबाद से आए हैं। हमारा नाम वरुण है, मेरा नाम, भैया का नाम मनोज कुमार है, मनोज सूर्यवंशी। और हम यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, पत्रकार का पूरा ग्रुप आया था, हमारे पत्रकारों का। और यहाँ पे जैसे ही हम होटल द टस्क है यहाँ पे ऋषिकेश में, भैया खाना खाने के लिए ऊपर गए थे 5th फ्लोर पे। नीचे उतर रहे, हमारे 2 भाई अंदर अभी सीरियस हैं यहाँ पे, इनको चोट है, इनके पैर में यहाँ पे देखिए ये चोट है। और हमारे 2 भैया अंदर अभी सीरियस हैं, उनके घुटने में सर्जरी हो रही है उनकी अभी। वहां पे लिफ्ट एकदम भर के गिर गई 5वें फ्लोर से सीधा जमीन दोस्त करके नीचे गिर गई। और गंभीर लापरवाही के कारण ये चोट लगी भैया के हमारे। वहां पे वो ये कह रहे हैं कि अपने आप हो गया, ऐसा हो गया, वैसा, लेकिन वो अपने आप को जान छुड़ा रहे हैं अपनी। लेकिन उनकी लापरवाही है होटल वालों की। उन्होंने बिल्कुल गंभीरता को ध्यान ना रखते हो ना, बस जोखिम ले लिया। कितने लोग थे लिफ्ट में? 5 लोग तो लिफ्ट की कैपेसिटी कितने की थी? भाई साहब, लिफ्ट का हमें पता नहीं कैपेसिटी कितनी होगी, लेकिन हाँ 5 लोग थे फिलहाल। तो उसके अंदर भैया को चोट है हमारे मनोज भैया को, और 2 पेशेंट सीरियस है हमारे। अचानक हादसा कैसे हो गया? भाई साहब, भर के गिरी नीचे, 5वें फ्लोर से नीचे गिरी तुरंत, चलते गिरी एकदम। ऋषिकेश के निकट मुनिकीरेती थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग और दुर्घटना जांच के दौरान एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कार से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने मौके से एक युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। एसएसपी श्वेता चौबे ने साफ कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के तपोवन में बीती रात 2 वाहनों के आपस में टकराने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की जाँच शुरू की। इसी दौरान एक सेंट्रो कार की तलाशी लेने पर पुलिस को गाड़ी के अंदर से एक अवैध 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। अवैध हथियार मिलने के बाद पुलिस ने मौके से ही कार चालक को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम पारस पवार बताया, जो वर्तमान में प्रतीत नगर थाना रायवाला में रह रहा है और मूल रूप से रेशम माजरी डोईवाला का निवासी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। हापुड़ में भीषण गर्मी के बीच एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। फ्रीगंज रोड पर खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। आग की ऊंची लपटों से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
हापुड़ के फ्रीगंज रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और कार धू धू कर चलने लगी। आग की तेज लपटों को देखकर आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही सीएफओ अजय शर्मा दमकल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कार कूड़े के ढेर के पास खड़ी थी। भीषण गर्मी के चलते कचरे में उठी चिंगारी ने विकराल रूप ले लिया और आग कार तक पहुंच गई। सीएफओ अजय शर्मा ने लोगों से अपील की है कि गर्मी के मौसम में वाहन कूड़े के ढेर, सूखी घास और अन्य ज्वलनशील पदार्थों के पास खड़े ना हो, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। ये फ्रीगंज रोड पे एक कूड़े के ढेर के पास गाड़ी खड़ी थी जिसमें अचानक आग लगी। इसकी सूचना मीडिया के द्वारा ही फायर स्टेशन को दी गई। अविलंब गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और आग को बुझा लिया गया है। क्या कारण रहा आग लगने का? अब ये कूड़े के ढेर के पास पड़ी थी तो कोई चिंगारी आई होगी, उससे कूड़े में आग लगी और उससे गाड़ी में आग लगी। सिद्धार्थनगर में आयोजित हक्की भात कार्यक्रम में एक बच्ची ने ऑनलाइन पढ़ाई में आ रही परेशानी को जिलाधिकारी के सामने रखा। बच्ची ने बताया कि मोबाइल फोन न होने की वजह से वो गर्मी की छुट्टियों में ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रही है। बच्ची की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जीएन ने न सिर्फ उसे मोबाइल फोन उपलब्ध कराया बल्कि 1 साल का इंटरनेट रिचार्ज देने की भी व्यवस्था कराई है। सिद्धार्थनगर में हक्की बात कार्यक्रम के दौरान कस्तूरबा गांधी विद्यालय की एक छात्रा ने जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जीएन के सामने अपनी समस्या रखी। छात्रा ने बताया कि उसके पास मोबाइल फोन नहीं है, जिसके कारण वो ऑनलाइन पढ़ाई और छुट्टियों में चलने वाली क्लास में शामिल नहीं हो पा रही है। बच्चे की बात सुनकर जिलाधिकारी ने तुरंत पहल की और छात्रा को मोबाइल फोन उपलब्ध कराने के साथ साथ 1 वर्ष का इंटरनेट रिचार्ज भी दिलाया। जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जीएन ने कहा कि आर्थिक या तकनीकी परेशानी किसी भी बच्चे की पढ़ाई में बाधा नहीं बनने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन लगातार ऐसे बच्चों की मदद के लिए प्रयासरत रहता है ताकि हर छात्र को बेहतर शिक्षा मिल सके। जिलाधिकारी की इस पहल की जिले भर में सराहना हो रही है और लोगों ने इसे शिक्षा के प्रति संवेदनशील कदम बताया है। ये शासन के निर्देश के क्रम में जनपद सिद्धार्थनगर में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत हक्की बात जिलाधिकारी साथ कार्यक्रम में बहुत सारे बच्चों ने अपने फीडबैक दिया। इसमें एक बच्ची ने कस्तूरबा बालिका विद्यालय भासी से उनको एक फ़ोन की आवश्यकता थी क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए हम लोग जिला प्रशासन की तरफ से एक फ़ोन उपलब्ध कराया है जिसमें हम लोगों ने इंटरनेट की सुविधा भी दिया है ताकि वो यूट्यूब पे बहुत सारे ऑनलाइन जो लर्निंग मेथड है उसका इस्तेमाल कर सकें। सर, आपकी बात कार्यक्रम को लेकर सर ऐसे बच्चों में कितना उत्साह बढ़ेगा? ये लगातार हम लोग के जिला प्रशासन की तरफ से इंटर कॉलेज हो या गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हो, वहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित करके बच्चियों की समस्या भी सुन रहे हैं और उनको जितने शासन के महत्वपूर्ण योजना है उसके बारे में अवगत कर रहे हैं। प्रयागराज के करेली क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। इलाहाबाद जन कल्याण समिति के अध्यक्ष अधिवक्ता मोहम्मद हंजला ने जिलाधिकारी प्रयागराज को शिकायती पत्र सौंपकर बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग की है। साथ ही क्षेत्रीय सांसद उज्जवल रमन सिंह को भी ईमेल के जरिए शिकायत भेजी गई है। हंजला का कहना है कि गौसनगर, मुन्ना मस्जिद, आजाद नगर, करामात की चौकी, शास्त्री नगर फीडर, मुर्गा दरबार, वीआईपी कॉलोनी, 12 मार्केट और जसीर की पुलिया समेत कई इलाकों में रात भर बिजली गुल रहने से लोग परेशान हैं। उन्होंने बताया कि दिन में किसी तरह बिजली आपूर्ति हो रही है, लेकिन रात में घंटों कटौती से लोगों की नींद पूरी नहीं हो पा रही। गर्मी और उमस के कारण मजदूर, कर्मचारी, दुकानदार, छात्र, आम नागरिक सभी प्रभावित हो रहे हैं। हंजला ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जनता के साथ मिलकर बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। प्रयागराज करेली क्षेत्र में और प्रयागराज के कई क्षेत्रों में लाइट की अंधाधुंध कटौती हो रही है। ख़ास तौर पर करेली के 12 मार्केट, जेके स्कूल के पास और जसीर की पुरिया और करामत की चौकी, इस जगह अंधाधुंध लाइट की कटौती हो रही है। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र सौंपा है कि इस समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा है करेली क्षेत्र में और ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को बढ़ाया जाए ताकि ये समस्या ना उत्पन्न हो। अच्छा, होता क्या है कि कई जगह एप्लीकेशन तो मैं दे चुका हूँ, लेकिन अभी भी स्थिति बनी हुई है वैसी की वैसी, और रात में लाइट कटौती होती है। वहाँ पे भाई बहुत से अधिवक्ता रहते हैं, बहुत से अभिभावक हैं, टीचर हैं और बहुत से लोग हैं जो अपनी नींद को पूरी ना करके परेशान होते हैं। बाद में उनको वर्क करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये मेरी मांग थी डीएम साहब से कि इस पर तत्काल कार्रवाई करवाएं
मैं अध्यक्ष इलाहाबाद जन कल्याण समिति मोहम्मद अंजना। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।